अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। गले की ख़राबी की वजह से 2 दिन से मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। आज कुछ बेहतर है तो आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। हमने इमरान सीरीज़ शुरू की हुई है और उसका 2 पार्ट उसके आ चुके हैं। आज उसका 3rd पार्ट है, तो चले शुरू करते हैं। अबू साले ने इसराइल की किसी नई एजेंसी का भी जिक्र किया है, वाइट स्टार और उसके चीफ कर्नल ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, GP5 और रेड आर्मी की हमारे मुकाबले में मुसलसल नाकामियों के बाद हो सकता है इसराइली हुक्काम ने ये नई एजेंसी कायम की हो, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर मुसलसल घड़ी देखने के बाद आखिरकार उसने दोबारा रिसीवर उठाया और अबू साले से बात करने के लिए नंबर डायल करने में मसरूफ़ हो गया। अबू साले बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही अबू साले की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ ट्रम्प, कुछ पता चला अबू साले? इमरान ने पूछा। हाँ प्रिंस, मालूम हो गया है। यह फ़िल्म इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर रिचर्ड ने बरामद की है। इसे इस कमरे में नस्ब शुदा एयर कंडीशनर के अंदर छुपाया गया था और इस फिल्म की बरामदगी की फौरी तौर पर इसराइल के सदर को इतला दी गई और फिर सदर मुमलिकत के हुक्म पर इस फिल्म को इंटेलिजेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर ने खुद सदर मुमलिकत तक पहुंचाया है। और प्रेस एक और अहम इतला भी मिली है, शायद आपके काम आ जाए। इंटेलिजेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर ने जब ये फिल्म राह रास्त सदर मुमलिकत तक पहुंचाई तो सदर मुमलिकत इस कदर खुश हुए कि उन्होंने इस ऑफिसर के सामने ही हॉटलाइन पर वज़ीर आज़म से बात की और उन्हें इस फिल्म के मिल जाने की भी खुशखबरी सुनाई। और फिर गुफ्तगू के दौरान किसी फ़ाइल का भी जिक्र आया और पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का भी। अबू साले ने कहा और इमरान उसकी बात का आखिरी हिस्सा सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। अबू साले, ये बात इंतहाई अहम है। क्या इस इंटेलिजेंस ऑफिसर से इस गुफ्तगू की मज़ीद तफसीलात मालूम हो सकती हैं? इमरान ने इंतहाई इश्तियाक आमेज़ लहजे में कहा। उस ऑफिसर के बजाय अगर कोशिश की जाए तो इस गुफ्तगू का टेप अलबत्ता हासिल हो सकता है। प्रेसिडेंट हाउस में प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पर एक तो इस मुर्गे को ना लगता है मुझे ज़बह करके खाना पड़ेगा, तभी जान छूटेगी इससे। ये पड़ोसियों का मुर्गा है जो वक्त बे वक्त अजानें देना शुरू हो जाता है। अब ये कोई टाइम है अजान देने का? प्रेसिडेंट हाउस में प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पर हाल ही में हमारा एक ख़ास एजेंट तैनात हुआ है, लेकिन उसके लिए मुझे ख़ुद इसराइल जाना पड़ेगा, अबू साले ने जवाब दिया। ओह, फिर तो काफ़ी देर लग जाएगी, इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, कम अज़ कम 2-3 रोज़ तो बहरहाल लग ही जाएंगे, अबू साले ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, ये बहुत ज़्यादा वक्त है, कोई और सूरत सोचो, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें, मैं ख़ुद ही आपको कॉल कर लूँगा, अबू साले ने जवाब दिया। मैं ख़ुद ही फ़ोन कर लूँगा, तुम बहरहाल कोशिश शुरू कर दो, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि इस फिल्म का ताल्लुक़ वाकई पाकेशिया से है, वरना पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का नाम कैसे दरमियान में आता, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ये बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। इससे एक और पहलू सामने आता है कि इस फाइल के यहाँ पहुँचने का राज इसराइल तक पहुँच गया है, इमरान ने कहा और उसकी बात सुनकर ब्लैक ज़ीरो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह हाँ, वाकई ऐसा हो सकता है, ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा। बहरहाल अब ये तो तय है कि इस फिल्म का वजूद है और उसकी इतनी अहमियत है कि उसकी तलाश में इसराइल का सदर और वज़ीर आज़म दोनों ही बेहद तशवीश ज़दा थे और फिल्म मिलती ही सदर ने बेख्तियार होकर एक छोटे से अफसर के सामने वज़ीर आज़म से बात करना शुरू कर दी, इमरान ने कहा। और इस बात से भी इसकी अहमियत का इल्म होता है कि फ़िल्म बराह रास्त सदर मुमलिकत के हाथों में पहुंचाई गई है, ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, इसलिए अब मुझे वाकई इस फिल्म को हासिल करना होगा, चाहे इसका तलक पाकेशिया से है या नहीं। अब मैं खामोश नहीं रह सकता, इमरान ने फैसला कुन लहजे में कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सीन बदलता है। अगले सीन में
टेली फ़ोन की घंटी बजती मेज़ के पीछे बैठे हुए कर्नल ब्लाशर ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस कर्नल ब्लाशर। कर्नल ब्लाशर के लहजे में करख्तगी थी। मर्फी बोल रहा हूँ बास, एक अहम इत्तला है। प्रेसिडेंट हाउस के प्रोटोकॉल ऑफिसर जॉर्ज को एक टेप चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये टेप सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के दरमियान हॉट लाइन पर होने वाली गुफ्तगू से मुतल्लिक़ है। जॉर्ज ने बताया कि उसका ताल्लुक़ फ़लस्तीनियों के एक ग्रुप से है और उसने ये टेप उन तक पहुंचा दी है। मर्फी ने कहा। ओह, क्या जॉर्ज ज़िंदा है? कर्नल ब्लाशर ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। यस सर, अभी तक तो ज़िंदा है और प्रेसिडेंट हाउस की ख़ुसूसी सिक्योरिटी की तहवील में है, मर्फी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, कर्नल ब्लाशर ने कहा और क्रैडल दबाकर उसने राब्ता ख़त्म कर दिया और फिर टून आने पर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। प्रेसिडेंट हाउस। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। कर्नल ब्लाशर, चीफ ऑफ वाइट स्टार, सिक्योरिटी चीफ थॉमसन से बात कराओ, कर्नल ब्लाशर ने तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों में प्रेसिडेंट हाउस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थॉमसन की आवाज़ सुनाई दी। यस, थॉमसन बोल रहा हूँ। बोलने वाले का लहजा खासा खुश्क था। मिस्टर थॉमसन, मुझे इत्तला मिली है कि आपने प्रोटोकॉल ऑफिसर जॉर्ज को किसी टेप चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है, कर्नल ब्लाशर ने तहकमाना लहजे में कहा। जी हाँ, आपको दुरुस्त इत्तला मिली है। ये टेप किस गुफ्तगू के बारे में थी? क्या आप तफसीलात बताएंगे? कर्नल ब्लाशर ने कहा। यह टेप सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान हॉट लाइन पर होने वाली गुफ्तगू पर मबनी थी और हॉट लाइन टेप सेक्शन में रखी गई थी, थॉमसन ने जवाब दिया। ये तो मुझे भी मालूम है। किस टाइप की गुफ्तगू थी मैं ये पूछ रहा हूँ, कर्नल ब्लाशर ने दांत पीसते हुए कहा। सॉरी, ये सीक्रेट है, नहीं बताया जा सकता। दूसरी तरफ से थॉमसन का लहजा खुश्क था और कर्नल ब्लाशर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन उसने कोई जवाब दिए बगैर क्रैडल दबा दिया और एक बार फिर तेज़ी से नंबर डायल करने लगा। यस, स्पेशल पीए टू प्रेसिडेंट। चंद लम्हों बाद एक और आवाज़ सुनाई दी। कर्नल ब्लाशर, चीफ ऑफ वाइट स्टार, सदर साहब से बात कराओ, इट इज़ एमरजेंसी, कर्नल ब्लाशर ने कहा। होल्ड कीजिए, मैं पूछ लूँ कि सदर साहब आपसे किस वक्त बात करना पसंद फरमाएंगे, दूसरी तरफ से पीए ने कहा और कर्नल ब्लाशर के होंठ एक बार फिर भिंच गए, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। हेलो कर्नल ब्लाशर। चंद लम्हों बाद पीए की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। यस, सदर साहब से बात कीजिए, पीए ने कहा और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद सदर मुमलिकत की आवाज़ रिसीवर पर उभरी। यस कर्नल ब्लाशर, क्या इमरजेंसी है? सदर मुमलिकत का लहजा बावकार था। जनाब, मुझे इत्तला मिली है कि आपके प्रोटोकॉल ऑफिसर को हॉट लाइन पर होने वाली गुफ्तगू का टेप चुराने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है और उस प्रोटोकॉल ऑफिसर का ताल्लुक़ किसी फ़लस्तीनी ग्रुप से है। मैंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थॉमसन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे साथ ताउन ही नहीं कर रहे, कर्नल ब्लाशर ने कहा। लेकिन आपको इससे क्या दिलचस्पी है? ये तो खालिस्तान प्रेसिडेंट हाउस का मामला है, सदर मुमलिकत ने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा। सर, दरअसल मैं इसलिए मालूम करना चाहता था कि XZ फिल्म के मिलने पर आपने वज़ीर आज़म से हॉट लाइन पर गुफ्तगू फरमाई थी, जबकि वज़ीर आज़म हमारे साथ उस मामले में मीटिंग फरमा रहे थे। अगर ये वही टेप है सर और फ़लस्तीनी गोरिल्लों के पास ये टेप पहुंच गया है तो लाजमन इसकी इत्तला पाक-एशिया सीक्रेट सर्विस तक भी पहुंच जाएगी, कर्नल ब्लाशर ने बात बनाते हुए कहा। उसके जहन में अचानक ये ख्याल आया था, वरना इससे पहले तो वो सिर्फ इसलिए मालूमात हासिल करना चाहता था ताकि ख़ुद उस ऑफिसर से तफ्तीश करके फ़लस्तीनी गोरिल्लों के ख़िलाफ़ कोई क्ल्यू हासिल कर सके, क्योंकि उसकी एजेंसी का मकसद ही फ़लस्तीनी गोरिल्ला तंजीमों के ख़िलाफ़ काम करना था। ओह वाकई, मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया था। ठीक है, मैं थॉमसन को हदायत दे देता हूँ, वो आपसे पूरा ताउन करेगा, सदर मुमलिकत ने चौंक कर जवाब दिया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। कर्नल ब्लाशर के चेहरे पर मुसरत के आसार नुमायाँ हो गए, जैसे उसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। थोड़ी देर बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और कर्नल ब्लाशर ने रिसीवर उठा लिया। यस कर्नल ब्लाशर स्पीकिंग, कर्नल ब्लाशर ने खुश्क और तहकमाना लहजे में कहा। थॉमसन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से थॉमसन की आवाज़ सुनाई दी और कर्नल ब्लाशर को फ़ौरन ही उसकी आवाज़ पहचान गया, लेकिन थॉमसन की आवाज़ सुनते ही इसके चेहरे पर हल्का सा खिंचाव पैदा हो गया। कौन थॉमसन? कर्नल ब्लाशर ने जानबूझकर कहा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रेसिडेंट हाउस। दूसरी तरफ से थॉमसन की ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे वो दांत पीसते हुए बोल रहा हो। मिस्टर थॉमसन फरमाइए, सदर साहब ने हदायत दे दी होंगी आपको, कर्नल ब्लाशर ने फातिहाना लहजे में कहा। जी हाँ, उन्होंने मुझे आपसे ताउन का हुक्म दिया है, फरमाइए, थॉमसन ने इसी लहजे में कहा। जो टेप चुराई गई है उसकी तफसीलात बताएं, कर्नल ब्लाशर ने कहा।
یہ ٹیپ ہاٹ لائن پر صدر مملکت اور وزیر اعظم صاحب کی گفتگو پر مبنی ہے۔ صدر صاحب نے اس وقت وزیر اعظم صاحب سے بات کی تھی جب وزیر اعظم GP5 اور ریڈ آرمی کے سربراہان سے میٹنگ میں مصروف تھے۔ تھامسن نے شاید جان بوجھ کر کرنل بلاشر اور اس کی ایجنسی کا نام حذف کر دیا تھا اور کرنل بلاشر کے ہونٹ بچ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک پیدا ہو گئی۔ اب اس مرغے کا قتل مجھ پہ واجب ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا وہ خیال جو اسے صدر مملکت کے ساتھ گفتگو میں ظاہر کیا تھا درست ثابت ہو گیا تھا۔ پھر تو یہ ہماری لائن کا مشن ہو گیا۔ مسٹر تھامسن، آپ فوراً اس جارج کو وائٹ سٹار کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دیں، ابھی اور اسی وقت۔ کرنل بلاشر نے کہا، ٹھیک ہے، پہنچ جائے گا۔ اور کچھ؟ تھامسن نے جواب دیا، جلدی، فوراً۔ کرنل بلاشر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ لیکن پھر چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور دوبارہ صدر مملکت سے رابطہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے تھامسن سے تعاون کے لیے کہہ دیا تھا، کیا وہ تعاون نہیں کر رہا؟ صدر مملکت نے کرنل بلاشر کا دوبارہ فون آنے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سر تعاون مجبوراً ہو رہا ہے، اور جناب میرا خیال درست ثابت ہوا، یہ وہی ٹیپ ہے جس میں آپ نے وزیر اعظم صاحب کو ایگزیکٹ فلم ملنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ کرنل بلاشر نے کہا، پھر تو یہ مسئلہ بہت سیریس ہو گیا۔ صدر مملکت نے چونکتے ہوئے کہا، سر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کتنی فعال ہے۔ اس نے لازماً فلسطینیوں کی مدد حاصل کر لی ہے، اور سر اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ اسرائیل کا ہر آفیسر پوری طرح تعاون کرے، ورنہ اگر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہمیں آپ سے بات کرنی پڑے گی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ کرنل بلاشر نے گھما پھرا کر بات کرتے ہوئے کہا، ہاں واقعی میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مقصد۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کرنل فرانک اور کرنل ڈیوڈ تینوں کو ریڈ کارڈ جاری کیے جانے کے احکامات جاری کر دیتا ہوں، اور اس کے سرکلر تمام چھوٹے بڑے محکموں میں ارسال کر دیے جائیں گے۔ صدر مملکت نے کہا، یس سر، تھینک یو سر۔ کرنل بلاشر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ ریڈ کارڈ کا مطلب تھا لامحدود اختیارات، اور کرنل بلاشر جیسے آدمی کو چونکہ ریڈ کارڈ پہلی بار جاری ہو رہا تھا، اس لیے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود اسرائیل کا صدر بن گیا ہو۔ صدر مملکت کی طرف سے ریسیور رکھ دیے جانے کے بعد اس نے بھی ریسیور رکھ دیا، لیکن اب اس کا چہرہ پہلے کی نسبت کئی زیادہ سرخ ہو رہا تھا، شاید یہ بے پناہ مسرت کی وجہ سے تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ باس، پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک قیدی کو بھیجا گیا ہے، نوجوان نے معتبانہ لہجے میں کہا۔ اسے ڈارک روم میں پہنچا کر مجھے اطلاع کرو، کرنل بلاشر نے کہا، اور نوجوان یس سر کہہ کر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ پھر جب اسے انٹرکام پر اطلاع مل گئی کہ قیدی کو ڈارک روم میں پہنچا دیا گیا ہے تو وہ اٹھ کر کمرے سے نکلا اور مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا ڈارک روم کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ڈارک روم اس نے ہیڈ کوارٹر میں ایک مخصوص کمرے کا نام رکھا ہوا تھا۔ یہاں تشدد کرنے اور اذیت دینے کے قدیم اور جدید ہر قسم کے آلات موجود تھے، اور کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا تاکہ جس پر تشدد کیا جا رہا اس کی چیخیں کمرے سے باہر نہ جا سکیں۔ کرنل بلاشر فطری طور پر بے حد اذیت پسند تھا، اس لیے وہ کسی بھی قیدی پر ایسا غیر انسانی تشدد کرتا کہ دیکھنے والے بھی کانپ جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پورے اسرائیل میں لوگ وائٹ سٹار سے اس طرح خوف کھاتے تھے جیسے موت کا نیا نام وائٹ سٹار رکھ دیا گیا ہو۔ کرنل بلاشر نے دروازہ کھولا اور ڈارک روم میں داخل ہو گیا۔ سامنے ایک لمبے تڑنگے نوجوان کو چھت سے لٹکنے والی زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ اس کے دونوں بازو اوپر ان زنجیروں کے کڑوں میں پھنسا دیے گئے تھے اور نیچے اس کے پیر بھی فرش سے فکسڈ ایسے ہی کڑوں میں پھنسے ہوئے تھے، اور وہ نوجوان ہاتھ سر سے بلند کیے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جسم پر بھی زخموں کے نشانات تھے جیسے اسے کوڑوں سے پیٹا گیا ہو۔ وہ بری طرح نڈھال تھا۔ نوجوان عرب نسل کا نہ تھا بلکہ قبرصی لگ رہا تھا۔ تمہارا نام جارج ہے اور تم نے وہ اہم ٹیپ چرایا ہے؟ کرنل بلاشر نے اس کے سامنے جا کر دانت کچکچاتے ہوئے کہا، ہاں، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ٹیپ میرے پاس نہیں ہے، وہ میں نے فلسطینیوں کو دے دیا ہے۔ اب تم مجھے گولی کیوں نہیں مار دیتے؟ نوجوان نے کمزور سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تاکہ تم آسانی سے مر جاؤ؟ نہیں جارج، کرنل بلاشر کسی کو آسانی سے نہیں مرنے دیا کرتا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس فلسطینی گروپ سے ہے، اس گروپ کا چیف کون ہے، اس کے ممبروں کے نام و پتے، اس کا ہیڈ کوارٹر، پوری تفصیل بتاؤ۔ کرنل بلاشر نے بھیڑیے کیسے انداز میں ہرراتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، مجھے تو رشوت دی گئی اور میں نے رشوت لے کر ٹیپ چرایا اور اس آدمی کے حوالے کر دیا جو کہ فلسطینی نظر آ رہا تھا۔ رشوت کی رقم میرے ملازم نے دیکھ لی، وہ سیکیورٹی کا آدمی تھا، اس طرح اس کی اطلاع پر میں پکڑا گیا اور پھر مجھے سب کچھ بتانا پڑا، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، نوجوان نے جواب دیا۔
तो तुम अब कर्नल ब्लाशर को चक्कर देना चाहते हो? तुम्हारी ये जुर्रत? कर्नल ब्लाशर ने हलक के बल चीखते हुए कहा। उसके चेहरे पर मौजूद सफ़ाकी और ज़्यादा नुमायाँ हो गई थी। उसने इस तरह दांत नकोसे हुए थे जैसे वो कोई खूनी भेड़िया हो। कुल्हाड़ी ले आओ, कर्नल ब्लाशर ने चीख कर कमरे में मौजूद 2 नौजवानों में से एक से मुखातिब होकर कहा। यस सर। और उस नौजवान ने तेज़ी से एक कोने में रखी हुई कुल्हाड़ी, जिसका फल पहले से खून आलूद था, उठाकर कर्नल ब्लाशर के हाथ में दे दी। और दूसरे लम्हे कर्नल ब्लाशर ने कुल्हाड़ी हवा में घुमाई और जॉर्ज के खलक से एक खौफनाक चीख निकली। उसका बंधा हुआ जिस्म बुरी तरह फड़कने लगा, क्योंकि कर्नल ब्लाशर ने एक ही बार में उसका आधा दायां पैर उंगलियों समेत काट डाला था। बोलो बोलो वरना, कर्नल ब्लाशर ने चीखते हुए कहा, और इसके साथ ही कुल्हाड़ी का दूसरा वार हुआ और जॉर्ज का दूसरा आधा पैर भी कट कर दूर जा गिरा। जॉर्ज के हल्क से निकलने वाली खौफनाक चीखों से कमरा गूंज उठा। बोलो वरना, और बिजली कैसी तेज़ी से कुल्हाड़ी घुमा कर उसका पिछला मोटा हिस्सा पूरी कुव्वत से उसकी पिंडली की हड्डी पर मार दिया। अबू साले ग्रुप, जॉर्ज ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। तफसील बताओ। कर्नल ब्लाशर ने इस पर कुल्हाड़ी का फल उसकी पसलियों में पूरी कुव्वत से मारा, लेकिन दूसरे लम्हे वो होंठ बिछकर रुक गया, क्योंकि जॉर्ज के मुंह से यकलख्त खून का फवारा सा निकला और उसकी गर्दन ढलक गई। वो मर चुका था। ओह, इतना बोदा था ये, कमज़ोर बुज़दिल, इतनी जल्दी मर गया। कर्नल ब्लाशर ने इस तरह दांत किचकिचाते हुए कहा जैसे जॉर्ज ने इतनी जल्दी मर कर उससे कोई बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी हो। इसकी लाश चौक पर फेंकवा दो और इस पर वाइट स्टार का स्टिकर लगा दो, ताकि पूरे इसराइल को मालूम हो जाए कि ये वाइट स्टार का शिकार था। कर्नल ब्लाशर ने कुल्हाड़ी एक तरफ उछालती हुई चीख कर उन नौजवानों से कहा जो एक तरफ खड़े थे, और फिर पैर पटकता हुआ वापस बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अबू साले ग्रुप का नाम तो वो पहले से जानता था, लेकिन उसकी तफसीलात का उसे आज तक इल्म ना हो सका था। अपने दफ्तर में पहुंचकर उसने सबसे पहले अलमारी से शराब की बोतल निकाली और उसका कार खटा कर उसे मुंह से लगाकर इस तरह खटाखट पीता चला गया जैसे वो शराब के बजाय कोई शरबत हो। जब बोतल खाली हो गई तो उसने उसे पूरी कुव्वत से साइड की दीवार पर दे मारा। उसका चेहरा टमाटर से भी ज़्यादा सुर्ख हो रहा था। वो इसी तरह तेज़ शराब पीने का आदी था। शराब उसे सुकून देती थी और वाकई थोड़ी देर बाद उसका चेहरा नॉर्मल होना शुरू हो गया, जैसे उसके अंदर भड़कती हुई आग ठंडी पड़ती जा रही हो। थोड़ी देर बाद जब वो पूरी तरह नॉर्मल हो गया तो उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। कर्नल डेविड। दूसरी तरफ से GP5 के चीफ कर्नल डेविड की भारी और तेकमाना आवाज़ गूंजी। कर्नल ब्लाशर बोल रहा हूँ कर्नल डेविड, कर्नल ब्लाशर ने कहा। ओह कर्नल, आप खैरियत? कोई ख़ास बात? कर्नल डेविड ने चौंक कर पूछा, और जवाब में कर्नल ब्लाशर ने जॉर्ज के मुतालिक पूरी तफसील बता दी। ओह कर्नल ब्लाशर, अबू साले ग्रुप का नाम लेने का मतलब है कि ये टेप या इसकी गुफ्तगू लाजमन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस तक पहुंच गई होगी। लेकिन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को इस गुफ्तगू के मुतालिक इल्म कैसे हो गया? ये बात मेरी समझ में नहीं आई, कर्नल डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस गुफ्तगू में जहाँ तक मुझे याद है, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए सबसे अहम बात यह थी कि सदर मुमलिकत ने पूछा था कि कर्नल डेविड ने वो फाइल अभी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को भिजवाई तो नहीं। कर्नल ब्लाशर ने कहा। ओह लेकिन हम भी तो वहीं मौजूद थे, हमारे तक तो सदर साहब की आवाज़ ना सुनाई दे रही थी, आपने कैसे सुन ली? कर्नल डेविड ने चौंक कर पूछा। मैं वज़ीर आज़म के करीब इस तरफ मौजूद था जिधर उन्होंने कान से रिसीवर लगाया हुआ था, इसलिए हल्की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी, कर्नल ब्लाशर ने जवाब दिया। ओह, वज़ीर आज़म साहब ने शायद इसका जवाब यही दिया था कि फ़ाइल तो भिजवाई जा चुकी है, अब इसकी तरदीद भिजवा दें, कुछ ऐसी ही बात थी, कर्नल डेविड ने कहा। हाँ, उन्होंने यही जवाब दिया था, और इसके जवाब में सदर मुमलिकत ने कहा था कि ऐसा ही करना पड़ेगा, या दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि अगर पाक एशिया सीक्रेट सर्विस आए तो उसके ख़ात्मे का मिशन मुकम्मल कर लिया जाए। हमारी असल परेशानी तो ख़त्म हो चुकी है। और इससे पहले सदर मुमलिकत ने फ़िल्म का कोड नाम XZ भी लिया था, कर्नल ब्लाशर ने कहा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब पाक एशिया सीक्रेट सर्विस हमारे ट्रैप में नहीं आएगी, कर्नल डेविड ने कहा। इस टैप के बाद उसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं फ़ाइलों से उनकी नफ्सियात समझा हूँ वो लाजमन आएंगे। अब शायद इस फिल्म का तजस्सुस उन्हें खींच लाए, कर्नल ब्लाशर ने जवाब दिया। अगर वह XZ की तलाश में आए तो फिर तो बड़ा मसला बन जाएगा, ये तो इंतहाई अहम सीक्रेट है। इसका तो मतलब हुआ कि हमने फ़ाइल भेजकर अपने पैरों पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारी है। कर्नल डेविड के लहजे में बेहद तशवीश थी। आप फिक्र न करें कर्नल डेविड, उन्हें आने दें, फिर देखें क्या होता है। उनका साबिका आज तक वाइट स्टार से नहीं पड़ा। इस बार उन्हें मालूम हो जाएगा कि वाइट स्टार के साथ शामिल होने से GP5 और रेड आर्मी किस कदर ताकतवर हो गई है।
वैसे भी सदर मुमलिकत से मेरी बात हुई है, उन्होंने हम तीनों को रेड कार्ड जारी करने के अहकाम दे दिए, कर्नल ब्लाशर ने कहा। और बात करते करते उसने जानबूझकर बात का रुख मोड़ दिया था कि कहीं कर्नल डेविड दोबारा नाराज़ न हो जाए। उसे दरअसल पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की पहचान तक कर्नल डेविड और कर्नल फ्रांक के ताउन की ज़रूरत थी। इसके बाद तो उसने फ़ैसला किया था कि वो सारा क्रेडिट खुद ही लेगा। ओह वेरी गुड, रेड कार्ड से तो बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी, लेकिन अब हमें सरहदों और तेल अबीब में दाखिले के रास्तों की निगरानी इंतहाई सख्त कर देनी चाहिए। ये लोग अफरीयत हैं, शैतान हैं, ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता, कर्नल डेविड ने कहा। मैंने फ़ैसला किया कि उन्हें तेल अबीब में दाखिल ही नहीं होने दिया जाए, इसलिए एयरपोर्ट पर निगरानी के अलावा बाकी तमाम निगरानी मैंने सरहदों पर शुरू करा दी है। अब रेड कार्ड मिलने के बाद तो मैंने हुक्म दे देना है कि हर मशकूक आदमी को बग़ैर पूछे गोली मार दी जाए। ओके कर्नल डेविड, फिर बात होगी, कर्नल ब्लाशर ने कहा और रिसीवर रख दिया। और वाकई अब उसे रेड कार्ड का इंतज़ार था। इसके बाद उसकी अजियत पसंद फितरत पूरे इसराइल की सरहदों पर खून की होली खेलने के लिए बेचैन हो रही थी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें और उन्हें लाइक करते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।